तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य स्वागत करता हूं आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक बहुत खास पर्सनालिटी से, एक बहुत खास शख्सियत से। दोस्तों, ये बिलोंग करते हैं कल्याण, मुंबई से, और जिनसे आपको मैं मिलाने वाला हूं वो है मिस्टर तुषार चीटू मोहनदास जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मोहन ग्रुप, मुंबई से। तुषार जी, स्वागत है आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपका होस्ट इस रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आज तक आपने इतने सारे इंटरव्यूज रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक भी रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज का एक भी इंटरव्यू मिस करें, क्योंकि हर व्यक्ति खास है, हर ग्रुप खास है, हर रियल एस्टेट गेम चेंजर की कुछ खास स्पेशलिटीज है। और इस ग्रुप के बारे में आपको बताना चाहूंगा, 1987 में ये ग्रुप फाउंड किया गया, कल्याण, मुंबई से इन्होंने शुरुआत की। 1 करोड़, ध्यान से सुनिए, 1 करोड़ स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का ये लैंड डेवलप कर चुके हैं। मुंबई, पुणे, गोवा और अलग अलग सिटीज में इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 40 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का काम अभी चल रहा है। 17,000 से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर है। दोस्तों, ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, अभी तो बहुत चीजें मैं बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये कितना हार्ड वर्क करके यहां तक पहुंचे, और ये रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आप तक हम लेकर आ रहे हैं। 35+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टाइम्स ग्रुप अवार्ड इन्हें दे चुका है 2019 में। CNBC आवास ने इन्हें अवार्ड किया है 2012, 2013, 2019 में। मिड डे न्यूज पब्लिकेशन ने इन्हें अवार्ड दिया 2016, 17, 18, 19 एंड 20। लग्जरी सेगमेंट हो, मिड सेगमेंट हो, मोस्ट अफोर्डेबल सेगमेंट हो, टाउनशिप सेगमेंट हो, हर सेक्टर का अवार्ड जीत चुके हैं। और लोकमत पब्लिकेशन ने भी 2007 में अवार्ड दिया है। ऐसे शानदार ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुषार जी आज हमारे साथ है, जो बहुत सारी चीजें बताएंगे, हमारे रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तुषार जी, मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल आपने एक इंट्रोडक्शन दिया हमारे ग्रुप को, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू तुषार जी। तो तुषार जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं ये सिलसिला। सबसे पहला सवाल मेरा, जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, कि आप बहुत यंग लग रहे हैं, यंग एज में इतने बड़े ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जर्नी, थोड़ा अपनी स्कूल लाइफ, थोड़ा कॉलेज लाइफ, कैसे आप रियल एस्टेट में एंट्री की और इस ग्रुप के थोड़ा स्टार्ट कैसे हुआ, थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। जैसे कि आपने बताया अपने दर्शकों को कि 1987 में एक ग्रुप का इंसेप्शन हुआ। तो ये जो ग्रुप बनाया गया था, ये मेरे परदादा जी ने बनाया था, और उन्होंने उनके अपना कोडोमल कीमत राय, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे, जो है मोहनदास, तो मेरे दादाजी, उनके नाम पे एक ग्रुप का नाम रखा, मोहन ग्रुप। और 1987 में फादर सन की टीम ने उन्होंने चालू किया एक ग्रुप को। और 96 में मेरे जो फादर है जीतू मोहनदास जी, उन्होंने इस क्या बोलते जर्नी में एक एंट्री ली। और 2016 में जब मेरी एजुकेशन पूरी हो गई फ्रॉम लंदन, तो वहाँ से वापस आने के बाद फैमिली बिजनेस था ही, तो एक दिन डैड ने मेरे को कॉल करके अर्जेंटली बुला लिया कि आप वापस आइए, और नाउ द कंपनी नीड्स यू। तो फिर हम वापस आए, और मैं वापस आया बेसिकली, और रियल एस्टेट में मेरी जर्नी चालू हुई 7 साल पहले। तो हाँ, अब जैसे आपने बताया कि हमारा प्रेजेंस है कल्याण और इसके सराउंडिंग एरियाज में मेजरली, तो हम लोग बेसिकली यही सेटलमेंट से है। मेरी पूरी लाइफ यहाँ पे ही गुजरी है। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो कल्याण बिरला स्कूल से हुई है, एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है। और मेरा कॉलेजिंग जो हुआ था वो बॉम्बे में ही HR कॉलेज करके है, HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, वहाँ पे मैंने कॉमर्स किया। और वहाँ से 3 साल के लिए मैं एक एजुकेशन के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे गया लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर। मेरा बैचलर्स था अपना बिजनेस एनालिसिस में विद अ मेजर इन फाइनेंस। और वहाँ पे 2016 के बाद मेरा जैसे एजुकेशन पूरा हुआ तो मैं वापस कल्याण आ गया, और इसी सेम फैमिली बिजनेस में एक प्रथा करके आगे बढ़ गया। क्या बात है, क्या बात है। तो 3rd 4th जनरेशन मैं कहना चाहूंगा कि आपकी इस बिजनेस में है। और देखिए, ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जनरेशन टू जनरेशन रियल एस्टेट के बिजनेस में है ना, असली में मैं आपको बताऊं तो इन्हीं के पास पूरे राज है रियल एस्टेट के बिजनेस के। क्योंकि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में ना 10 साल, 15 साल, 20 साल सर्वाइव करते हैं, फिर उनकी सेकंड जनरेशन बहुत मुश्किल से पहुंचती है, क्योंकि शायद वो उतने एथिकल लेवल पे, उतने डिसिप्लिन, उतने फोकस लेवल पे काम नहीं कर पाते। लेकिन जितनी जनरेशन भारत में आज टिकी हुई है,
ये वो लोग हैं जो रियल हीरोज है, रियल गेम चेंजर्स है। इन्होंने इस इंडस्ट्री को एक ऑर्गेनाइज तरीके से अब तक टिका के रखा हुआ है। पूरे भारत में भले ही रियल एस्टेट अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री समझी जाए, लेकिन हर वो ग्रुप जो 50 साल 25 30 साल 35 साल 50 साल से काम कर रहा है, वो इतना ऑर्गेनाइज ग्रुप है जिसके आपको एग्जाम्पल अभी सामने देखने मिलेगी। ये अब हमारा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया है इंटरव्यू लेते लेते कि ये पता चल गया कि जो बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में टिका हुआ है उसने बहुत एथिकली बहुत सारे काम किए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। आई विल टेल यू लिटिल अबाउट द सेम थिंग। जब भी मैं बिजनेस में कदम रखा था, तो मैं बचपन से ही अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को देखते आ रहा था कि किस तरह से वो काम करते थे, किस तरह से वो लोग आगे बढ़ाते आए इस बिजनेस को। तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, तो उसी दिन मेरे को डैड ने एक बहुत बेसिक सी चीज समझाई थी। बोला कि जो आदमी हमारे पास घर ले रहा है, वो अपनी सब पूरी जमा पूंजी जिंदगी की एक लगा के एक डाउन पेमेंट करता है। उसके बाद जब वो उसकी डाउन पेमेंट हो जाती है, उसके ऊपर वो लोन निकलवाता है, जो वो अगले 20 25 30 साल तक सर्विस करने वाला है। इस आदमी ने आपको अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दे दी, उसके साथ आपने उसका निरादर कर दिया किधर भी, या उसको किधर भी आपने दुख पहुंचाया, तो आप जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे। तो आपको जो एंड गोल रखना है, वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना सिर्फ नहीं होता है। आपका एंड गोल होना चाहिए कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, जो लोग हमारे पास, जो फैमिली हमारे पास आ रही है, उनको कंप्लीटली सेटिस्फाई करना, और उनकी एंड से कोई कंप्लेन्स या कोई बददुआ नहीं आने चाहिए कि यार मेरे से तो गलती हो गई मोहन ग्रुप ने घर लेके। बोला अगर आप ये एक बेसिक प्रिंसिपल से आगे बढ़ेंगे तो ही आप रियल एस्टेट में सक्सेसफुल हो चुके हैं। और यही हमारा सक्सेस मंत्र रह चुका है पिछले 3 जनरेशन के लिए, जो मैं चाहता हूँ आप भी आगे बढ़ाइए। क्या बात है, क्या बात है। नहीं सच में बहुत बहुत बड़ा, छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात आपने बता दी कि पूरी जिंदगी कमाई जो व्यक्ति आपके पास लगाता है, उसे सही प्रोडक्ट समय पे मिले, उससे कभी बद्दुआ ना निकले, और उसे कभी ये अफसोस ना हो कि मैंने मोहन ग्रुप में डिसीजन लेके घर लेके गलत कर दिया। अगर इतना भी बेसिक कोई बिल्डर ध्यान रखे तो वो लाइफ लॉन्ग। दोस्तों देखिए, समझिए, एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आप पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसके कुछ स्ट्रिक्ट लॉज है, थंब रूल्स है। अगर इन थंब रूल्स पे आप चलते हैं तो आप भी अपने बिजनेस को अपने सिटी में, अपने स्टेट में ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सेकंड सवाल में ये पूछना चाहूंगा तुषार जी की हमने जो रिसर्च की है वो तो हमें आपके वेबसाइट पे, गूगल पे, बहुत अलग अलग जगह हमारी टीम ने आपके बारे में जो पढ़ा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मोहन ग्रुप एग्जैक्टली अभी क्या वर्क कर रहा है, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या प्लान है, थोड़ा डिटेल में मोहन ग्रुप के बारे में बताइए। सो करेंटली अभी हमारे 7 प्रोजेक्ट्स है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड जिसके लिए सेल्स ऑन है। इसके अलावा भी हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स है जो सेल्स ऑन होने जा रही है। तो बेसिकली हमारे 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो है लग्जरी हाउसिंग में। एक है मोहन एल्टीजा करके जो कल्याण में बेस्ड है, वो G+30 स्टोरी के 3 टावर्स है, और एक 4th टावर है G+34 स्टोरी का। ये जो है कल्याण के मोस्ट एलाइट रेसिडेंसेस हैं, और यहाँ पे एक एवरेज घर जो स्टार्ट होता है 2 BHK का, वो स्टार्ट होता है 1.2 करोड़ से और जाता है 2.5-3 करोड़ तक। और जो ये प्रोजेक्ट की सबसे मेन खासियत बात है, इसके ऊपर 2 हेलीपैड्स बेस्ड है। अच्छा। तो एक एस्पिरेशनल फैक्टर हम देके जाना चाहते थे सिटी को कि आप मोहन एल्टीजा में रहते हैं तो वहां पे ही इनफ नहीं हो गया, आपको एस्पायर करना है और एक दिन हेलीपैड पे आपका अपना हेलीकॉप्टर भी लैंड करना है। और जो सेकंड हमारा लग्जरी सेक्टर में प्रोजेक्ट चालू है, लग्जरी सेगमेंट में, वो है मोहन वाटर्स एज करके। वो बेस्ड है बदलापुर वेस्ट में। ये 64 एक्सक्लूसिव विलास हैं ऑन द बैंक्स ऑफ उल्लास रिवर। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये एग्जैक्टली केटर करता है जो सेकेंड होम कम्युनिटी है और जो बदलापुर की हाई कम्युनिटी है, हाई अफोर्डेबिलिटी कम्युनिटी है, उसको केटर करता है ये प्रोजेक्ट जब हमने स्टार्ट किया था तब हमको लगा था कि ये 7-8 वर्षीय प्रोजेक्ट रहेगा क्योंकि बदलापुर में बंगले लेने हार्डली कोई आएगा। But then to our surprise as well, we have sold 95% of the project in the last 2 years. Okay, and last 3 bungalows are remaining. The other segment that we cater to is mid segment. Mid segment में हमारे 2 projects हैं. One is in Ambernath, the other one is in Badlapur. The Ambernath project is called Mohan Suburbia. Mohan Suburbia में जो mid segment मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वैसे बॉम्बे से कंपेयर करेंगे तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग है, बट देन अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स इट इज इन मिड सेगमेंट, जहाँ पे 1 BHK starts from 35 lakhs
एंड 3 BHK जो है वो 70 lakhs तक जाता है। और एक दूसरा प्रोजेक्ट है मोहन आरेकर करके मिड सेगमेंट में, जो ऑलमोस्ट नियर पोजीशन है। वहाँ पे 1 BHK जो है स्टार्ट फ्रॉम 35 lakhs अगेन, एंड 2 BHK गोज अप टू 42 lakhs। और जो थर्ड सेगमेंट दैट वी केटर टू इज द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। सो अफोर्डेबल हाउसिंग में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स है अगेन। एक है मोहन नैनो एस्टेट्स जो बेस्ड है अंबरनाथ में। वहाँ पे एज द नेम सजेस्ट नैनो फ्लैट्स हैं। तो 1 स्टूडियो अपार्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 19 lakhs एंड 1 BHK स्टार्ट्स फ्रॉम 27 lakhs। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है मोहन विलोज, जहाँ वो भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है बदलापुर के अंदर। वहाँ पे 1 BHK स्टार्ट होता है अराउंड 30-31 lakhs एंड 2 BHK मैक्सिमम गोज अप टू 40 lakhs। तो ये हो गए हमारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा हमारा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट चालू है जिसमें कंप्लीट ऑफिसेज है इन कल्याण, बट देन द पॉकेट साइज ऑफ द ऑफिस इज सो स्मॉल दैट एक ऑफिस वहां पे स्टार्ट होती है 35 lakhs में। मोहन ट्रिबेका करके प्रोजेक्ट का नाम है, एंड there will be around 1200 to 1300 employees who will be working there on a regular basis। और ये हमारे 7 प्रोजेक्ट्स है जिसमें अभी तक सेल्स हो। तो मेरा नेक्स्ट सवाल तुषार जी आपसे ये है कि इतना सब करने के पीछे, इतना बड़ा बड़ा कदम उठा रहे हैं आप, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आपके इंस्पिरेशन कौन है, आपके मेंटर कौन है, आपके आइडल कौन है, थोड़ा वो बताइए। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे फैमिली में एक ट्रेडिशन रहा है कि हर जो बेटा है वो अपने फादर के नाम से जाना जाता है। तो आई वुड कंसिडर माई फादर इटसेल्फ टू बी माई मेंटर एंड माई इंस्पिरेशन। मैं उनको बचपन से देखते आ रहा हूँ कि किस गहराई से वो एक एक चीज़ नाप तोल के काम करते हैं, कैसे वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आज तक हम लोगों ने 17,000 फैमिलीज को हैबिटेट किया है। तो 17,000 फैमिलीज में से आई वुड से कि जो डैड ने एक्सक्लूसिव देखा है वो है अराउंड 10,000 फैमिली। तो मैं उनको एक एक चीज देखते आ रहा हूँ बचपन से, और उनसे सीखने की काफी कोशिश करता हूँ, उनको रिपीट करने की काफी सारी कोशिश करता हूँ। तो आई वुड कंसिडर जीतू मोहन दास जी माय फादर टू बी माय इंस्पिरेशन एंड माय मेंटर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट। बात करेंगे अगले सवाल की। इतना सब करने के पीछे, इस ग्रुप के पीछे की मेन लीडरशिप स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। लीडरशिप स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने एक चीज देखी है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस रहती है विच हैव अ टॉप टू बॉटम अप्रोच, जिसमें एक जना डेलीगेट करता है और सब उसको फॉलो करते हैं। दूसरी कुछ होती हैं डाउन टू टॉप अप्रोच, जहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स है वो सजेशंस देते हैं और उसके बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। वी फॉलो अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, जहाँ पे खाली टॉप टू बॉटम या खाली बॉटम टू टॉप अप्रोच नहीं रहता है, बट देन देयर इज अ फ्री फ्लो between the top management and also the bottom subordinates। तो उसी में हम लोग क्या ग्राउंड रियलिटीज के बारे में समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स उसके हिसाब से कहीं बेहतर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड विद योर पर्सनल एंड इंडिविजुअल लीडरशिप। एक लीडर की एनर्जी उसकी टीम की एनर्जी मानी जाती है। जितना लीडर पावरफुल होगा, एनर्जेटिक होगा, तो आप स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट को लीड कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा या पूरे आपके ग्रुप के बारे में पूछना चाहूंगा कि जो भी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, डायरेक्टर, CMD, आप लोग अपनी पर्सनल लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या सक्सेस रिचुअल या क्या मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करते हैं? आपका पैटर्न ऑफ स्टार्टिंग अ डे क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एकदम प्लेन है, एक साधारण सा ही है, कोई नथिंग स्पेसिफिक और नथिंग टू हाई फंडा दे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठते ही बुक्स पढ़ते हैं या उसके बारे में। वी टेक एवरी डे एज अ चैलेंज, अ न्यू चैलेंज, एंड देन टैकल इट इन अ डिफरेंट वे एवरी डे। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड करते हैं जिससे हम लोग ये करते हैं। एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं, एक 10 to 8 काइंड ऑफ 10 to 7 काइंड ऑफ वर्किंग आवर्स रहते हैं, और उसमें हम लोग हमारा 100% देते हैं जो हमारे वर्किंग आवर्स रहते हैं, और दैट इज व्हाट बेसिकली हैपेंस कि उसी से हम लोग आज आगे बढ़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग, और वही आपने आंसर में बताया।
और एवरी डे यू टेक एज अ न्यू डे, न्यू चैलेंज, एंड दैट्स हाउ यू वर्क। सुपर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बात करूंगा टीम को, इतना बड़ा टीम है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे टोटल डायरेक्ट एम्प्लॉयज कितने हैं, एक ऑन एन एवरेज वेंडर्स कितने हैं, लेबर्स कितने, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए। डायरेक्ट एम्प्लॉयज मोहन ग्रुप जो एम्प्लॉय करता है वुड बी अराउंड 400 to 500, but then through subcontractors and contractors उन सब की स्ट्रेंथ मिलाई जाए तो 4000 के आसपास आज एम्प्लॉयज हैं मोहन ग्रुप के अंडर जो काम करते हैं। सुपर सुपर। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं पूरी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट पूरे भारत में एग्रीकल्चर के बाद एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अब अगर इन्होंने बात की है 4000 लोग, तो अगर इसमें आप पूरे वेंडर्स भी जोड़ दे, लेबर्स भी जोड़ दे, कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा सब कुछ मिला दे, तो करीब करीब 6-7-8 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इट्स नॉट अ जोक, इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ रियल एस्टेट। अब सबसे नेक्स्ट सवाल कि इतने बड़ी टीम को आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आप इन्हें इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं, थोड़ा टीम के बारे में बताइए। टीम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे को फादर से लर्निंग मिली थी कि आपको आपके कस्टमर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं कहना चाहूँगा कि इक्विवेलेंटली टीम जो है हमारी, दे आर ऑल्सो वेरी बिग एंड वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ इट। ऑफ कोर्स दैट इज, मतलब वो कोई कहने की बात नहीं है, बट देन अगर टीम नहीं होती थी तो अकेले तो जैसे कहते हैं ना कि जंग में अकेले सेनापति कितनी भी तलवार चला ले वो कहीं पहुंच नहीं सकेगा जब तक उसके साथ उसकी सेना नहीं खड़ी रहती है। तो मैं कहना चाहूंगा सब हमारे ना सिर्फ एम्प्लॉइज को बट देन टू ऑल आवर वेंडर्स या जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है कि वो हमारे साथ इतने सालों से रहे हैं। मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स आज तक काम करते हैं जो दादाजी के साथ भी काम कर चुके हैं, और उन कॉन्ट्रैक्टर्स की भी सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आ चुकी है जो अभी हमारे साथ काम कर रही है। तो मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा एंड एम्प्लॉइज के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा, क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से वो नहीं। ये हमारा मोटो है। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच ए गोल्डन नगेट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आगे बढ़ेंगे, मैं बात करना चाहूंगा रियल एस्टेट सेक्टर की। अगर मैं बात करता हूँ तो कभी कुछ ग्लोबल चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कोरोना आ गया, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड उसका इम्पैक्ट, तो पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड ऑन द ग्रुप। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने कैसे टैकल किया। सेकंड, कभी स्टेट लॉस आते हैं, कभी नेशनल लॉ, कभी लोकल लॉ है, जीएसटी आ गया, रेरा आ गया, नोटबंदी भी आ गई, तो ये 3-4 चीजों में आपने कैसे अपने ग्रुप को संभाला या कैसे काम किया, क्या रिजल्ट है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, डेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, जो भी स्टेप्स लेती है एक बेटरमेंट के लिए ही लेती है। मैं कहना चाहूँगा कि जीएसटी, रेरा और नोटबंदी, कोरोना, ये सब ऑफ कोर्स एक चैलेंजेस तो रहे हमारे ग्रुप के लिए, बट देन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होने की वजह से और इतने सालों का एक्सपीरियंस होने की वजह से हम लोग इसमें से सक्सेसफुली बाहर आ सके हैं। बट देन मैं अप्रिशिएट करूंगा बहुत गवर्नमेंट्स को कि ये सब जो रिफॉर्म्स धीरे धीरे वो लोग लेते आते गए, तो उसमें क्या हुआ, जो अभी सब तो चीटर्स नहीं रहते हैं, कुछ बिल्डर्स रहते हैं जो प्रोमिसेस करते हैं पर डिलीवर नहीं करते हैं, तो उन 5% आउट ऑफ 100% की वजह से 95% लोगों का जो है नाम खराब होता है। तो ये सब जो हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स लेते आई विद टाइमली स्टेप्स जो लेते आई, तो इसकी वजह से मैं कहूँगा कि काफी सारा ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था डेवलपर एंड से वो क्लियर हो गया, और ये फिल्ट्रेशन की वजह से जो ऑर्गेनाइज्ड है और जो लोग एक्चुअली ये इंडस्ट्री में रहने लायक है वो लोग रह गए, और बाकी सब जो कचरा था वो फिल्टर आउट होते जा रहा है। वुड से जो पहले एक बदमाशी वाला कोशेंट इन डेवलपर्स 5% के आसपास रहता था, अभी वो घट के 1-2% पे आ गया है, और बाकी पूरे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स इसमें आ चुके हैं। और मेन चीज है कि जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, उसको ज्यादा हिंड्रेंस अभी फेस नहीं करना पड़ता है, और ऑफ कोर्स ब्रांड नेम अभी लोग उसको रिकॉग्निशन देने लगे हैं। पहले ऐसे होता था कि आपके पास लैंड है, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो चलो आधी रात को उठ के बिल्डर बन जाते हैं। अभी बिकॉज ऑफ बैरियर टू एंट्री थ्रू दिस गवर्नमेंट क्या बोलते हैं स्कीम्स एंड ऑल, तो बैरियर टू एंट्री होने की वजह से क्या है कि सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड है और जो अच्छे लोग हैं वो लोग ही आगे बढ़ सकते हैं।
बाकी जो सब क्राउड है वो फिल्टर आउट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोई ऐसी किताब जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आपने पढ़ी हो, जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, बहुत कुछ सीखने मिला, अदर देन द फॉर्मल एजुकेशन व्हाट यू हैव डन, कोई ऐसी बुक जो आपको इंस्पायर करती हो, एनी फ्रॉम एनी टॉपिक? टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे को नॉवेल्स पढ़ने की आदत है, बट मैं जैसे कहते हैं ना कि अगर आप पूरा दिन आप एक डॉक्टर हैं तो पूरा दिन आप डॉक्टरी की किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसी तरह मेरे को रियल एस्टेट होने की वजह से ज़्यादा स्टोरीज पढ़ने की और फिक्शन पढ़ने की ज़्यादा आदत है, जहाँ पे मैं मिस्ट्री और ये नॉवेल्स में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अभी अभी मेरी फेवरेट बुक जो थी अगाथा क्रिस्टी की, उसकी एक मूवी भी आई है, अभी नहीं, मतलब वो 2-3 साल पहले, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। दैट वाज माय वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स एंड आई हैड रेड दैट बुक, और सिंस देन मैं अगाथा क्रिस्टी से एक यू कैन से एक बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। और हाँ, इंस्पायर तो नहीं, बट वो मतलब एक मिस्ट्री और इसके बारे में बुक्स होती हैं, तो बट देन मेरे को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, थैंक यू सो मच। एक ऐसी स्टोरी जो आपके लाइफ में कभी घटित हुई, जब आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया हो, या बीच में, या कभी आपने लर्निंग अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुई हो, और वो स्टोरी जिसने आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में सिखाया हो, एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है, क्या आप वो शेयर करना चाहेंगे? Any incident that had really happened with you in your entire career of this real estate? ऐसे एक इंसिडेंट को हिट डाउन करना तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे काफी सारे इंसिडेंट, बट वन यू रिमेंबर अ लॉट एंड दैट वाज रियली, वो भूल नहीं सकते आप कभी, ऐसा कुछ? ऐसे मैं वही बोल रहा हूँ, नैरो डाउन करके एक सिंगल इंसिडेंट निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंसिडेंट्स एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आपने इतना रिसर्च किया है, तो बिल्कुल ये रहेगा कि हमारे साथ तो हर रोज एक नया इंसिडेंट होता है, और एक हर रोज एक नई सीख मिलती है कि ये चीज़ ऐसे भी होती है और ये चीज़ को ऐसे भी टैकल किया जा सकता है। तो ऐसे एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पे नैरो डाउन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। चलेगा। मतलब कभी-कभी क्या होता है, वो प्रैक्टिकल स्टोरी ना इतना कुछ सिखा देती है बाकी एंटरप्रेन्योर्स को कि भाई ऐसा क्लाइंट मेरे पास आ गया तो क्या, ऐसा लैंड प्रोक्योरमेंट में मैं चला गया तो क्या। सबसे जो मेरा आज तक का बड़ा प्रोजेक्ट रहा है मेरा पर्सनली, जो मैंने देखा था, वो था कि जब हमने जो लार्जेस्ट डीमार्ट है इंडिया का, कल्याण में, जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया, दिस वाज द 284th डीमार्ट स्टोर दैट वाज ओपन जस्ट दिस लास्ट मंथ, 30 मार्च को हम लोगों ने कांग्रेचुलेशन टू द एंटायर ग्रुप, सबसे बड़ा डीमार्ट हमने लॉन्च किया। तो जब भी उसका क्लोजिंग हुआ था, जो मेरे को दिन आज तक याद है, दैट वाज 31 दिसंबर ऑफ 2019 का 31 दिसंबर, मतलब साल का लास्ट दिवस था, और उस दिन पे हम लोग उनके ऑफिस में गए थे थाना में, और वो डील क्लोज हुई थी। तो वो एक मेरे लिए बहुत एक आई वुड से करियर वाइज, मतलब सबसे ग्रेट एक इंसिडेंट कह सकते हैं था मेरे लिए, कि हमने इतने बड़े कॉर्पोरेट के साथ एक डील क्लोज की थी, जो उनका लार्जेस्ट स्टोर है इंडिया का, वो हमने क्लोज किया था। सुपर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कुछ कोर रियल एस्टेट के डिपार्टमेंट्स की। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मार्केटिंग आज रियल एस्टेट में क्या रोल प्ले करता है आपके हिसाब से, और आप लोग मार्केटिंग की क्या एक्टिविटीज करते हैं? इतने सारे एट अ टाइम 7 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आपका मार्केटिंग कैसे काम करता है? मार्केटिंग मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत डायनामिक फील्ड है। मतलब यहाँ पे एवरी डे कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, एंड एवरी डे देयर इज अ लर्निंग दैट हैपेंस, कि ऐसा करो तो ऐसा रिएक्शन भी आ सकता है। आई वुड रिक्वेस्ट योर व्यूअर्स कि एक बार हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे हम लोग सबसे इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज। वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे आप देखेंगे ना, तो जो करंट टॉपिक्स है, जो करंट अफेयर्स है, उसको लेके हम लोग कैसे ना कैसे ट्राई करते हैं कि हम लोग रियल एस्टेट के साथ जोड़ दें, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उसके साथ रखें। हमारे आज टोटल अबाउट 4200 फॉलोअर्स हैं। तो ये हमने जब जर्नी स्टार्ट की थी, जब से हम लोग एग्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग की टूवर्ड्स जाने लगे, तो तभी कुछ 500 कुछ फॉलोअर्स हम लोगों ने एक साल में गेन किए थे, और वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी जो है वो इसी पे बेस्ड रही है कि हम लोग जो कंटेंट बनाते हैं वो एक बहुत क्रिएटिवली हम लोग इंटीग्रेशन ट्राई करते हैं, जहाँ पे करंट अफेयर्स जो हो रहा है
और उसके साथ में रियल एस्टेट को कैसे हम लोग हमारे ग्रुप को कैसे प्लेस करते हैं उसके साथ में। सुपर सुपर। तो मार्केटिंग अभी एक बहुत अलग ही ट्रेंड में है, अलग ही ट्रेंड में नहीं, अलग ही शिफ्ट में है, जो मैं कहूँगा कि जो ओल्ड एज मीडिया थी, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, डिजिटल रेडियो हो गया या आउटडोर हो गया, उससे घट के अभी जो मार्केटिंग स्पेंड्स आ रहे हैं वो डिजिटल की टूवर्ड ज़्यादा गियर्ड है। क्योंकि अगर आप आज रियल एस्टेट कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में या अगर कोई भी डेवलपर के बारे में किसके बारे में भी पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले अपना फोन निकालेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे। राइट। तो वो चेंज ऑफ पेस रियल एस्टेट में आ रहा है, जहाँ पे पहले डिजिटल मार्केटिंग मेरे ज्वाइन करने से पहले 1-2% ऑफ द इंटायर मार्केटिंग बजट होता था, अब वो बढ़ के 20-25% तक आ चुका है। इनफैक्ट जैसे हम लोग अभी आज ही इंटरव्यू कर रहे हैं, वैसे ही एक ऑफलाइन इंटरव्यू रहता था, बट देन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से ये पॉसिबल है कि आप नागपुर में बैठ के इधर कल्याण के एक बंदे का भी इंटरव्यू ले सक रहे हैं। और ये पब्लिश होने वाला है डिजिटली, जहाँ पे इसको वर्ल्ड वाइड 7 बिलियन लोगों में से कोई भी देख सकता है। कोई भी देख सकता है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, तो इसकी वजह से आ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बात करूंगा सेल्स की, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री माना जाता है। सेल्स का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आपका क्या भी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपका सेल्स का मॉडल कैसा है? क्या आपके एम्प्लॉइज सेल्स करते हैं जब लीड जनरेट हो जाती है उसके बाद? क्या आपके लिए चैनल पार्टनर सेल करते हैं या एक हाइब्रिड मॉडल आप यूज करते हैं जिसमें चैनल पार्टनर और एम्प्लॉइज का कॉम्बिनेशन है? थोड़ा वो बताइए। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो सेल्स मॉडल है वो कम्प्लीटली इन हाउस है, जहाँ पे जो फाइनल क्लोजिंग होती है वो हमारे एम्प्लॉयज ही करते हैं। फाइनल सेल्स जो उसका कौन सा फ्लैट है, कौन सा उसका ऑफिस है, क्या रेट है, कौन से फ्लोर पे, सब वो सब हमारे इन हाउस ही होता है। बट देन ऑफ कोर्स हमारे काफ़ी सारे पार्टनर्स होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि खाली चैनल, आपने जैसे बताया वन ऑफ द पार्टनर्स इज चैनल पार्टनर्स। ऑफ कोर्स चैनल पार्टनर्स एंड ब्रोकर्स काफ़ी कंपोजिट है हमारे सेल्स के, बट उनसे भी कहीं ज़्यादा गुना बड़ा जो हमारा जो कस्टमर बेस्ड है ऑलरेडी, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेल्स करते हैं। तो आज मैंने जैसे बताया 17,000 फैमिलीज मोहन ग्रुप के साथ रहती हैं, तो वो 17,000 के 17,000 जो लोग हैं वो अपने रेफरेंसेस के थ्रू जो बुकिंग्स करवाते हैं, वो सबसे बड़ा चंक रहता है। और उसको हम लोग एक्टिव रखने के लिए कोई ना कोई स्कीम्स और कोई ना कोई नए नए इंसेंटिव्स उनके लिए लाते रहते हैं। और बेसिकली सबसे बड़ा इंसेंटिव जो हम लोग उनको देते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बात की थी, निराशा नहीं देने की। तो अगर मैं रहता हूँ आपके साथ में, आपके प्रोजेक्ट में, और अगर मैं खुश हूँ और मेरे घर पे कोई रिलेटिव्स आते हैं तो मैं ऑफ कोर्स उनको रेकमेंड करूंगा। अगर मैं ही दुखी हूँ तो मैं रेकमेंड ही नहीं करूंगा। हमारे रेफरेंसेस जो है हमारे लिए सेल्स का सबसे बड़ा जरिया है, जहाँ पे लोग अपने अंकल्स को, आंटीज को, कजिन्स को, सबको हमारे पास लेके आते हैं और क्लोजिंग्स करवाते हैं। ना सिर्फ वो दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको। अब बात करेंगे आपके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की। इतने सारे प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम चल रहे हैं, ऑपरेशंस को कैसे मैनेज कर लेते हैं आप लोग? मैनुअल, ऑटोमेटिक्स, सॉफ्टवेयर, कैसे ऑपरेशंस आपके कंट्रोल होते हैं पूरे? थोड़ा वो ऑपरेशंस जो है हमारे काफी जगहों पे ऑटोमेशन आ चुका है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स और इनका यूज किया जाता है, जैसे फॉर सेल्स एंड फॉर कलेक्शंस एंड एवरीथिंग, वहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बट हमारा सक्सेसफुली इतना ज़्यादा काम करने का एक रीज़न है कि हम लोग इट्स अबाउट 17 पार्टनर्स जो हमारे एक डायरेक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट संभालते हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट संभालते हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रोक्योरमेंट संभालते हैं। तो ये जो डायरेक्टर्स है, एवरी साइट, मतलब अभी जैसे 7 साइट्स बताई, तो 7 की 7 साइट्स पे एक इंडिविजुअल डायरेक्टर रहता है, जो वो प्रोजेक्ट के सेल्स, अकाउंट्स, कलेक्शंस और डे टू डे एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन, वेंडर्स और बाकी सब चीज़ों को मैनेज करता है। और उन सब का जो ये रहता है, एक अमालगमेशन होता है, वो हमारे हेड ऑफिस से होता है, जो कल्याण में है, जहाँ से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे उन सब का अकाउंटिंग, मीडिया मार्केटिंग, लीगल और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो सब ये ऑफिस में से बेस्ड है।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है किसी भी ग्रुप की सक्सेस में? मैनेजमेंट का क्या रोल होना चाहिए या क्या रोल प्ले करता है, थोड़ा बताइए। मैं अपने आप को एक बार वापस रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सेनापति कितना भी होशियार होने दो, वो अकेला जंग में जाएगा तो हार के ही आएगा। तो सेना का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैनेजमेंट का उसी तरह से होना, मैनेजमेंट का, एम्प्लॉइज का, सबका साथ देना और इन सबका एकदम पूरी निष्ठा के साथ काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज के सक्सेस, किसी भी ग्रुप के सक्सेस के लिए, किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए, नॉट ओनली रियल एस्टेट बट और भी कोई भी इंडस्ट्री से कोई भी ग्रुप, जब तक मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज और सब लोग उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं तब तक कोई ना कोई इशू होने ही वाला है। थैंक यू सो मच। एक बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की, जो मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है जितना रिसर्च अभी तक हमने किया है। मैं बात करूंगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इस डिपार्टमेंट की। क्या लगता है आपको रियल एस्टेट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है? जैसे हमारी सब ऑडियंस जानते हैं कि पिछले 5 साल से हम कोर लेवल पे, 15 साल से मेरी कंपनी ट्रेनिंग एंड कोचिंग में कॉर्पोरेट्स के साथ 100 से ज्यादा कंपनी के साथ काम कर चुकी है, और पिछले 5 साल से हम बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसीज एक्सक्लूसिवली इनके साथ काम कर रहे हैं। और जब हमने शुरू किया तो जो कंपनी मतलब 2x, 5x, 10x लेवल का भी ग्रोथ कंपनीज को मिला है। तो आपको क्या लगता है कि एक रियल एस्टेट कंपनी में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है और आगे जाके इसके क्या एवेन्यूज हो सकते हैं? मैं कहना चाहूँगा ये एक्सट्रीमली क्रूशल है। ये मतलब एक इंसेप्शन प्रोसेस जैसे रहता है एक कंपनी में, नए एम्प्लॉय के आने के बाद, तो एक ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। आप उसे आउटसोर्स कीजिए या इन हाउस ही चलाइए, बट देन ट्रेनिंग जब तक आप एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दोगे और उनको आप प्रोसेसेस के बारे में और उनके डे टू डे वर्क स्टाइल के, तो वो हिंड्रेंसेस आने ही हैं। ऑफ कोर्स सब लोग एक एक्सपीरियंस लेके नहीं आते हैं, तो जो अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं स्पेसिफिकली उधर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, और एक मैं कहना चाहूँगा कि छोटा सा हमारे प्लेट में से एक टेंशन निकाल देती है कि एक नया एम्प्लॉय आया है तो उसको मैं पूरा समझाऊं, अपने हिसाब से समझाऊं, और वर्सेस एक प्रोफेशनल जो 10, 12, 15 सालों से यही फील्ड में वो समझा, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। क्योंकि मैं उसको जो समझाऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस से समझाऊंगा और अपने हिसाब से उसको समझा सकूंगा। बट आप जो है एक टोटल उसके ग्रोथ के हिसाब से, सिर्फ वो उसके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से नहीं, बट उसके करियर ग्रोथ के हिसाब से आप उसको समझाएंगे, जो एक उसके ना सिर्फ एम्प्लॉय के बेटरमेंट के लिए बट देन कंपनीज के बेटरमेंट के लिए रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। आगे बढ़ेंगे, मैं बात करना चाहूंगा मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में आप काम कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है मुंबई मार्केट के? थोड़ा इस मार्केट के बारे में बताइए। मुंबई मार्केट में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है कि हम लोगों यहाँ पे पॉपुलेशन आप देखेंगे तो जो बाकी सिटीज़ है वहाँ से पॉपुलेशन यहाँ पे 3 गुना 4 गुना हर एवरी 5 years हो जाती है। तो जैसे ही लोग आते हैं आउटर सिटीज से रिलोकेट होने या अपना घर ढूंढते हुए, काम ढूंढते हुए, तो कोई भी रीजन से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के बस के रह जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे रहने जाते हैं तो रियल एस्टेट काम में आ जाता है। जो बेसिक 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी और कपड़ा कमाने के लिए आते हैं, मकान तो चाहिए ही, तो मकान चाहिए तो वो हम लोगों की कंपनी प्रोवाइड करती है या और भी कई सारी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसकी वजह से मुंबई मार्केट में कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा मार्केट है फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब बात करेंगे पूरे इंडिया लेवल पे, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या चैलेंजेस लग रहे हैं आपको पूरे भारत के रियल एस्टेट मार्केट में? आने वाले 5-10 साल की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस कुछ लग रहे हैं तो बताइए। अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी आ रही हैं। अभी हमारे नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं वो पूना में आ रहे हैं, गोवा में हम लोग ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स खत्म कर चुके हैं। अभी एक वहाँ पे एक और हम लोग प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन हो चुका है और वहाँ पे हम लोग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ही अगेन प्लान कर रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो अनगिनत है इस देश में। बाकी जो आप चैलेंजेस की बात करते हैं अगर, तो चैलेंजेस मैं कहूँगा कि थोड़े से अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले
ये स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड, पोस्ट पैंडेमिक। मैं पोस्ट इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग लगभग अभी कोविड पैंडेमिक से बाहर आ चुके हैं और ये पैंडेमिक से एक एंडेमिक की टूवर्ड्स तो चला ही गया था एंड इट्स ऑलमोस्ट नियर द एंड। तो अगर थोड़ा सा अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आप देखेंगे तो सब सेक्टर्स कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहते हैं। तो जैसे ही रियल एस्टेट में एक सर्ज आएगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उसके साथ ही काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज उसके सराउंडिंग में काफ़ी अच्छे ग्रोथ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट। रियल एस्टेट का सक्सेस मंत्र आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से जो आपने सीखा, कि क्या एक आने वाले रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को किन 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो भी अपने सिटी, अपने शहर, अपने स्टेट में एक अच्छा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो क्या ध्यान? सबसे पहले तो मैं कहूँगा उसे ग्रेटफुल रहना चाहिए, सबके टुवर्ड्स एक हम्बलनेस उसमें उनमें होनी चाहिए। एक हम्बलनेस इस बहुत इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप सबको साथ में जोड़ के सबको आगे बढ़ाइए, तभी ही एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सक्सेसफुल जर्नी होती है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल आंसर। आगे बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मार्केटिंग एजेंसीज, चैनल पार्टनर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एजेंट्स, ब्रोकर्स, इन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें, अपनी जर्नी रियल एस्टेट में कैसे प्लान करें? मैंने एक ही चीज का एडवाइस देना चाहूँगा कि आप प्रोजेक्ट के बारे में पिच करने से पहले मैं उन्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप डेवलपर के बारे में देख लीजिए। अगर आपका प्रोजेक्ट एक सही लोकेशन में है, आपका बाकी सब एक सही दिशा में जा रहा है, तो एक बहुत क्रूशियल चीज़ है कि आपको डेवलपर के बारे में भी एक हल्का सा एक नो हाउ रहना चाहिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रह चुका है, उनका बिहेवियर कैसा रह चुका है अपने पास्ट एक्सपीरियंस में। और अगर न्यू डेवलपर है तो उनका इसके पहले क्या बिजनेस रह चुका है या इनके इसके पहले क्या करते थे, और उनके बारे में एक नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आप कोई भी एक थर्ड पर्सन को रेकमेंड कर रहे हैं, तो अगर आपकी रिकमेंडेशन और आपकी गुडविल उसके ऊपर डिपेंडेंट है जो जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। मॉनेटरी वाइज तो एक फ्लैट की बुकिंग हो गई या एक ऑफिस की बुकिंग हो गई या शॉप की बुकिंग हो गई, आपको तो आपका ब्रोकरेज मिल जाएगा, बट उसके बाद अगर वो दुखी रह जाएगा तो वो आपको आगे रेफर नहीं करेगा या आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ना नहीं चाहेंगे। तो आपको ना सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में, बट जो डेवलप करा है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया आंसर्स आपने दिए। और मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ही अच्छा रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पता चलेंगे जिससे आप भी अपने शहर, अपने सिटी, अपने स्टेट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि पूरे मोहन ग्रुप के स्टाफ का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भी हेल्प किया इंटरव्यू के लिए कोऑर्डिनेट करने में। मेरे टीम मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, इतना कीमती समय आपने इस इंटरव्यू के लिए दिया। तो मैं मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर आप कुछ कहना चाहे तो कुछ शब्द कह सकते हैं। थैंक यू अनमोल जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके हमें इस काबिल समझा कि आप ये शो पे हमें बुला सके और हमारा इंटरव्यू भी पब्लिश कर सके। सो मैं आपका काफ़ी ग्रेटफुल हूँ एंड सिमिलरली आपकी टीम का जिन्होंने रिसर्च करके हमें इस काबिल समझा कि हम आपके शो पे आके इंटरव्यू दे सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू तुषार जी।